आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबर और उस खबर का मतलब क्या कुछ हो सकता है यूपी के विधानसभा चुनाव में, यह हम आपको समझाते हैं। और आज 2022 के इस महादंगल में बात करेंगे यूपी के दो अहम दुर्ग की, वहां की सियासी पार्टियों की जबरदस्त रणनीति की। उत्तर प्रदेश में एक दुर्ग है पूर्वांचल और दूसरा है पश्चिमी दुर्ग यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मौजूदा दौर में इन दोनों ही दुर्ग पर बीजेपी का भगवा परचम लहरा रहा है। लेकिन 2022 की महाजंग के बाद बाजी किसके हाथ लगेगी, सारी रणनीति अब इसी को लेकर तैयार की जा रही है। आज पीएम मोदी एक बार फिर काशी पहुंचे और वाराणसी को 21 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही 870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पूर्वांचल में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया। यूपी का रण सधेगा तो केंद्र में होगी काशी। यूपी में अगर बीजेपी का परचम लहराएगा तो हवा का एक बड़ा झोंका पूर्वांचल से भी आएगा। गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। साल 2022 अगर उत्तर प्रदेश का महादंगल है तो 2024 की लिखे जाने वाली सबसे बड़ी और अहम प्रस्तावना भी है। वो प्रस्तावना जिसमें धर्म की विजय का मंत्र है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना है और विकास का धुआंधार और दमदार दाम। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। कम से कम बीजेपी तो इसी रणनीति पर यूपी की महाजंग को कस और रच रही। विकास कामों का एक पर्दा गिरता है तो दूसरा उठता है। विकास का एक शोकेस बंद होता है तो दूसरा खुलता है। बदलाव की एक खिड़की के दृश्य अभी ठीक से देख भी नहीं पाते कि दूसरी खिड़की खुल जाती है। यही वजह है कि पिछले 10 दिनों में दूसरी बार काशी पहुंचे काशी के सांसद और देश के पीएम नरेंद्र मोदी। विकास और धर्म के साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कसते हुए बीजेपी मोदी योगी ब्रांड के जरिए सिर्फ 2022 का रण ही नहीं बल्कि 2024 की महाजंग को भी साध रही है। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस है पूर्वांचल की 142 सीटों पर। वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी विपक्ष की जातीय गोलबंदी की काट को लेकर अपनी फुल प्रूफ रणनीति के साथ 24 दिसंबर से यूपी के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। लक्ष्य साफ है, विकास का शोकेस आगे रखना, हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को साधना और विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को भेदना। डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। पूर्वांचल के चमके हुए शोकेस के साथ बीजेपी अपने 2017 के स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी एक तीर से दो निशाने भेद रही है। एक, पूर्वांचल के दुर्ग को 2022 के लिए अभेद्य बना देना ताकि पश्चिम में किसान आंदोलन का थोड़ा बहुत डेंट झेला जा सके। दूसरा, 2024 की महाजंग के पहले एक मजबूत नींव और तस्वीर तैयार की जा सके। इसमें पश्चिम में रूठे हुए किसानों को पूर्वांचल के किसानों को दी जा रही सौगातों से मना लेने की कोशिश भी है और इसका जरिया बनी है दूध क्रांति। हमारी सरकार देश भर में इस स्थिति को बदल रही है। हमने कामधेनु आयोग का गठन किया, डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ा है। तो क्या पूर्वांचल का विकास मॉडल 2022 के साथ ही
2024 की महाजंग में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कम से कम जिस गति से योगी और मोदी यूपी में विकास स्कोर खड़ा कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है, क्योंकि इन्हीं बदली हुई तस्वीरों के जरिए मोदी योगी युवाओं को संदेश देते हैं, महिला वोटर को साधते हैं, किसानों की शिकायतें दूर करते दिखते हैं। पीएम मोदी ने बनारस में बनास डेयरी की आधारशिला रखी, साथ ही नए बनारस में करीब 22 और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बनास डेयरी से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ के 1000 गांवों के लाखों किसानों को लाभ होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने करीब 2.25 लाख दुग्ध किसानों के खातों में 35 करोड़ 19 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। विकास के साथ ही धर्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को बीजेपी बड़े सधे तरीके से मंचों से आगे बढ़ाती है। 2022 के महादंगल में बनारस मॉडल बड़ा है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल महज 142 सीटों का अहम दुर्ग भर नहीं है, बल्कि 2022 की महाजंग की वो अहम जमीन है जहां से यूपी की सबसे ज्यादा 80 संसदीय सीटों वाला रास्ता संसद तक भी जाता है। और इसे लेकर बीजेपी की रणनीति सीधी है, साम, दाम और काम। टीम न्यूज़ नेशन। जो सियासी गणित पूर्वांचल का है वो कहता है कि जिसने पूर्वांचल जीता उसने यूपी जीता। इसकी तस्दीक करते हैं पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के जरिए। देखिए जरा, बीएसपी की बात करते हैं। 2007 में मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के दाव पर यूपी के पूर्वांचल के रास्ते जीत का परचम लहराया था। पूर्वांचल में 2007 में बीएसपी को 77 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत था 30 से ज्यादा। 2007 के बाद अगर बात की जाए 2007 की, तो समाजवादी पार्टी को यहां पर सिर्फ 38 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत था 26% के आसपास, या कहिए 27% के आसपास। वहीं 2007 में ही बीजेपी को 16 सीटें मिली थी सिर्फ पूर्वांचल में और 15% के आसपास वोट शेयर था बीजेपी का। ये 2007 की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। और कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 6 सीटें और वोट परसेंटेज पूर्वांचल में 7% के आसपास का रहा था 2007 में। बाकी अन्य राजनीतिक दलों को 3 सीटें और 15% कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे अन्य दलों के विधायकों को, जिसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। 2007 के साथ साथ अब बात 2012 की अगर की जाए तो देखिए यहां पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली, 84 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को अकेले पूर्वांचल से। वोट प्रतिशत 30% से ज्यादा वोट प्रतिशत रहा। बीएसपी को 22 सीटें मिली, वोट प्रतिशत 25% से ज्यादा रहा। बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें यहां पर मिली, वोट परसेंटेज 13% के आसपास। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस तब भी, जो अपना दल पूर्वांचल का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, केंद्र में सहयोगी है, 1 सीट अपना दल को मिली। लगभग 2% के आसपास का वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा 2012 में पूर्वांचल में लगभग 10% और सीटें कांग्रेस के खाते में गईं 11। अन्य के खाते में 8 सीटें आईं और वोट प्रतिशत अन्य का कांग्रेस से यहां पर भी ज्यादा नजर आया, 16% के आसपास। ये 2012 की तस्वीर है। लेकिन 2017 में किस तरीके की तस्वीर नजर आती है वो आप देखिए। 140 के आसपास सीटें हैं पूर्वांचल में, जिसमें अकेले बीजेपी को पूर्वांचल में 2017 में 100 सीटें मिलती हैं और वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, 35% के पार हो जाता है। बीजेपी के बाद एसपी की बात की जाए तो 15 सीटें मिलती हैं, कहां 100 कहां 15, और उनका वोट प्रतिशत रहता है सिर्फ 22% के आसपास। बीएसपी की बात की जाए तो 14 सीटें मिलती हैं, वोट प्रतिशत 23%, 24% के आसपास रहता है। बीएसपी का जो वोट बैंक है, वोट शेयर है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता है। सीटों की संख्या में जरूर बदलाव नजर आता हो। बीएसपी के बाद अगर बात की जाए बाकी दलों की, ये अपना दल का ही एक और हिस्सा, 6 सीटें, 2% के आसपास यहां पर वोट शेयर पूर्वांचल में। कांग्रेस को सिर्फ मिली 1 सीट, 5% के आसपास वोट शेयर बहुत घटा 2012 के मुकाबले। एसपी एक और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, 4 सीट मिलती हैं और 2% के आसपास वोट परसेंटेज रहता है 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ पूर्वांचल में। एक तरफ बीजेपी पूर्वांचल दुर्ग की किलेबंदी विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र से कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की नजर योगी के पश्चिमी दुर्ग पर है।
अलीगढ़ में आज आरएलडी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली हुई। जयंत चौधरी ने इस रैली को संबोधित किया। बेहद आक्रामक रुख के साथ जयंत ने योगी सरकार को घेरा। किसानों से लेकर सुरक्षा तक के मुद्दे आरएलडी एसपी के इस रैली में मंच से उछाले गए। एक तरफ मोदी योगी के विकास शोकेस और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्ध मंत्र है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के वोट बैंक और जातीय लामबंदी का पैंतरा। एक तरफ बदले हुए यूपी की ताबड़तोड़ तस्वीरों से पर्दे उठ रहे हैं, विकास के मंत्र को जपा जा रहा है, दावों को कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने वनवास को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिलाने के बाद अखिलेश की उम्मीदें टिकी हैं जातीय गोलबंदी वाली चाल पर, तो वहीं पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के साथ दोस्ती के साथ अखिलेश जाटलैंड में बाजी मारने की फिराक में है। अलीगढ़ के इगलास में जयंत चौधरी ने एक रैली को संबोधित किया। निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 के बाद जितना भी उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, उसका बदला लेने का समय है। पहुंचना तो इस रैली में अखिलेश यादव को भी था, लेकिन बेटी और पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अखिलेश ने एहतियात बरतते हुए फिलहाल रैली से दूरी बना ली। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठजोड़ पश्चिमी यूपी और खासकर जाटलैंड में बड़े उलटफेर की उम्मीद कर रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तो वेस्ट यूपी में बीजेपी को 66 सीटें मिली थी और वोट शेयर रहा था 44.65% का। समाजवादी पार्टी को महज 4 सीटें मिली थी और वोट शेयर रहा था 15.72% का। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, वोट शेयर था 7.48%। बीएसपी को 3 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 22.59%। वहीं आरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और वोट प्रतिशत भी 5.85% था। इस बार किसान आंदोलन के बाद जयंत चौधरी जाट वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विपक्ष का फोकस मुस्लिम यादव और जाट समीकरण के जरिए बीजेपी के पश्चिमी दुर्ग को भेदने पर है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 23% है, दलित 19% है, जाट 12%, ब्राह्मण 7 से 8%, ठाकुर 4 से 5%, यादव 5%, गुर्जर 4%, लोधी 4% और अन्य जातियां करीब 20%। अखिलेश को लगता है कि अगर वेस्ट यूपी में मुस्लिम, जाट और यादव उनके साथ रहे तो यहां पासा पलट सकता है। वहीं बीजेपी पूर्वांचल में पूरा जोर लगा रही है, तो विपक्ष की नजर किसान आंदोलन से कमजोर हुए योगी के पश्चिमी यूपी के किले पर है। हालांकि पिछले महीने कैराना का दौरा कर योगी ने अपने इस किले की पुराने सूत्र से किलेबंदी कर दी है, लेकिन विपक्ष के जाति और धर्म के समीकरण में योगी का सुरक्षा सूत्र कितना असरदार होगा, ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ नेशन। 2022 के महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।